Hello everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Ria. Is there anyone here who knows English? Is there any problem? There must be some misunderstanding. Look there is a tree in front of our house. ये कुछ sentences हैं जिनमें एक word common है. वो है yes, there. Well, in this video lesson, we are going to talk about use of there. So, let's get started with the lesson. In general, there means वहाँ, but sometimes there is used as a subject where it has no meaning. किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो, कर्ता ना हो, तो उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं देयर का. और ऐसे केस में देयर होता है इंट्रोडक्टरी. यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर का यूज़ करते हैं. और जब देयर का मीनिंग वहाँ हो तो सेंटेंस में देयर या तो लास्ट में आता है या फिर बीच में आता है. और वही सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तब हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट की जगह पे देयर का. ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है. जैसे आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ. इस सेंटेंस में देयर का मीनिंग है वहाँ, और इस सेंटेंस में आप देखिए कि जो देयर है उसे लास्ट में यूज़ किया गया है. उसकी जो प्लेस है वो सेंटेंस के लास्ट में है. अब देयर को सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है उसके लिए हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देयर, बी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर है जो हमें यूज़ करना होता है देयर वाले सेंटेंसेस के लिए. अब यहाँ पे बी का क्या मीनिंग है, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आपको टेंस के अकॉर्डिंग लेनी है. अगर आपका प्रेजेंट टेंस है तो आप इज एम आर यूज़ करेंगे, अगर पास्ट है तो वॉज वर करेंगे, अगर फ्यूचर है तो विल बी यूज़ करेंगे. वहीं अगर आपके सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स आती हैं कैन, शुड, मस्ट, इस तरह की, तो उसके साथ आपको हमेशा बी का यूज़ करना है. हैज़ हैव का सेंटेंस होगा तो आपको बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करना है. चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मेरे गांव में एक पुराना मंदिर था. अब देयर के उस स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे. अब जैसे कि सेंटेंस से ये तो क्लियर हो गया है कि ये पास्ट का सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में था लिखा हुआ है. और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलें तो सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पे हम देयर यूज़ करेंगे, फिर बी की फॉर्म आएगी जो कि हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे वॉज, तो देयर वॉज. फिर यूज़ करना है हमने एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद नाउन. तो यहाँ पे जो टेम्पल है, जो नाउन है, उसके बारे में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, वो एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड होगा. तो देयर वॉज एन ओल्ड टेम्पल इन माई विलेज, मेरे गाँव में. अब देखिए हिंदी के वाक्य में कहीं पे भी प्रेपोजिशन है अगर, तो प्रेपोजिशन के पहले का जो सेंटेंस है या जो भी वर्ड है ना, उसको हम लास्ट में यूज़ करेंगे, और उसके बाद का जो वाक्य होता है उसको हम सबसे पहले यूज़ करते हैं देयर के साथ. तो इस चीज़ को भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से, बहुत ही ईजीली आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाएंगे. बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद का जो वाक्य है उसे आप सबसे पहले यूज़ करेंगे, फिर जो प्रेपोजिशन के पहले वाला है उसे आपको लास्ट में यूज़ करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे घर के सामने एक बहुत सुंदर पार्क है. देयर इज़ अ ब्यूटिफुल पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. अब इस सेंटेंस में मेरे घर के सामने एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के बाद का जो सेंटेंस है एक बहुत सुंदर पार्क है. तो सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, तो देयर से करेंगे, फिर बी आएगा, प्रेजेंट का है ये क्योंकि है लिखा हुआ है वाक्य में. तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, पार्क जो कि एक नाउन है, और ब्यूटीफुल क्या है, एक एडजेक्टिव है जो कि हमें नाउन के बारे में, पार्क के बारे में एक उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो बहुत सुंदर है. देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क. अब आपको यूज़ करने हैं अदर वर्ड्स, या जो प्रेपोजिशन के पहले के जो शब्द थे वो आपको यहाँ यूज़ करने हैं, जो कि थे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इस तरह से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़, तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं. ओके, ये भी प्रेजेंट का है क्योंकि सदस्य हैं लिखा हुआ है. और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, अफर्मेटिव नहीं है. इंटरोगेटिव में भी ये डबल इंटरोगेटिव है. अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के,
तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। उन वीडियोस में मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, ये सब क्या होते हैं, इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। तो आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। वेल, ये सेंटेंस डबल इंटरोगेटिव है, मतलब ऐसे क्वेश्चन वर्ड या ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आते हैं वो होते हैं डबल इंटरोगेटिव। कब, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के। अब इस सेंटेंस में है कितने सदस्य, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलें तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और जो भी आपकी सेंटेंस में चीज़ें आती हैं वो आती हैं। ओके, तो हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कक्षा में थोड़ा अनुशासन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मॉडल वर्ब यूज़ करनी है शुड, तो शुड के साथ हमें बी यूज़ करना होगा, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा है। तो देयर शुड बी सम डिसिप्लिन इन द क्लास। कक्षा के बाद मैं है जो कि एक प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के पहले के जो भी शब्द होते हैं वो सेंटेंस में लास्ट में आते हैं, इसीलिए हमने डिसिप्लिन के बाद लिखा है इन द क्लास। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। चिंता करने जैसा कुछ नहीं है। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट का है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चलें तो सबसे पहले देयर इज़, क्योंकि प्रेजेंट का है इसलिए इज़, और फिर कुछ नहीं के लिए हमने यूज़ करना होता है नथिंग टू, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। चिंता का मीनिंग होगा वरी, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। नेक्स्ट इज़ क्या यहाँ आसपास कोई बेकरी है। अब ये सेंटेंस सिंगल इंटरोगेटिव है, ये भी अफर्मेटिव नहीं है ना नेगेटिव है, ये सिंगल इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले हम सिंगल इंटरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब जो हम देयर के बाद जो बी यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो सबसे पहले आएगी। तो ये भी प्रेजेंट का है तो हम इज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इज़ देयर एनी बेकरी, कोई बेकरी। ओके, तो एनी बेकरी नियर हियर, सो इज़ देयर एनी बेकरी नियर हियर। इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव था, मतलब ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं और जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। ऑलराइट, रोड पर एक हादसा हो गया है, ये भी प्रेजेंट का है, ये चीज़ हो चुकी है, इसलिए हम या तो हैज़ का यूज़ करेंगे अगर सिंगुलर है तो, और प्लूरल है तो हैव का। तो देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। अब रोड पर है, मतलब पर क्या है, प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन के पहले के जो शब्द होते हैं उनको हम सेंटेंस में लास्ट में लिखते हैं, इसलिए हमने लास्ट में ऑन द रोड लिखा है। सो देयर हैज़ बीन एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। आई होप आपके देयर को लेकर अब जो भी कन्फ्यूजन थे, जो भी डाउट्स थे, वो क्लियर हो गए होंगे कि हम देयर का यूज़ कब करते हैं, किस केस में करते हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वेल, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।